हेलो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी बैंकिंग क्लर्क पीओ की प्रिपरेशन करने वाले जितने फ्रेंड्स हैं उनको मेरा नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं जून मंथ के जो बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो जीए रहता है बैंकिंग का उसमें 8 से 10 क्वेश्चन बैंकिंग करंट के क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। तो इसलिए आज हम बैंकिंग करंट करने वाले हैं। आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बैंकिंग से जुड़े हुए वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे और उनसे संबंधित डिटेल भी मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कई बार क्या होता है, जो आप कहीं से करते हैं जैसे करंट जी के अगर करेंगे तो उसके बारे में नीचे डिटेल्स दे रखी होती हैं। वो डिटेल्स कई बार इतनी ज़्यादा होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे उसमें कई नंबर्स और डिटेल्स दी होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर रहती हैं। तो इस वीडियो में हम उतना ही डिटेल्स को समझेंगे जितना ज़रूरी है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको ज़रूरी होगी वो इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, येस बैंक एक्वायर्स 24.19% स्टेक इन डिश टीवी। तो जो येस बैंक है आप जानते हैं कई दिनों से चर्चा में रहा है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। उसने डिश टीवी में 24.19% शेयर जो है खरीदा। और आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले प्रशांत कुमार जो एसबीआई के भी चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें येस बैंक का सीईओ बनाया गया है और सुनील मेहता इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। और राणा कपूर जो है फाउंडर हैं येस बैंक के। तो आपको ये याद रखना है, प्रशांत कुमार को कुछ दिन पहले ही येस बैंक का सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज डाउनग्रेड्स इंडियाज रेटिंग टू बार3 मेंटेन्स नेगेटिव आउटलुक एंड जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to -4%। तो जो मूडी है उसने इंडिया की जो रेटिंग है उसे बात रही यानी कि BBB जो कि एक नेगेटिव आउटलुक रहता है, यानी बिल्कुल ही कम, उसे वो मेंटेन किया है और आउटलुक जो है उसको नेगेटिव बताया है। और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो जीडीपी है वह -4% आपकी है। कई ऐसी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत की जो जीडीपी है उसे नेगेटिव में रखा है। जैसे कि IMF ने कुछ दिन पहले ही -4.5 बताया था। तो इसलिए आपको ये याद जरूर रखनी है, ये एग्जाम में ज़रूर आती हैं, एक ना एक तो ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, SBI के सेपरेट बिजनेस वर्टिकल फॉर फंक्शनल इंक्लूजन एग्रीबीज। तो जो SBI है उसने एक अलग से बिजनेस वर्टिकल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एग्रीबीज लॉन्च किया है। आपको इसमें मेनली ये याद रखना है कि SBI ने है एग्रीबीज को लॉन्च किया है और ये किया गया है MSMEs के लिए और जो उनसे संबंधित जो मार्केट्स हैं उनके लिए। तो SBI ने एग्रीबीज को लॉन्च किया है। एग्जाम में ये सीधा आने वाला है, किसने एग्रीबीज को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI एक्सटेंड टेन्योर ऑफ सुब्रमण्यम सुंदर एज CEO लक्ष्मी विलास बैंक फॉर 6 मंथ। तो जो RBI है उसने सुब्रमण्यम सुंदर, आपको ये नाम 2-3 बार जरूर पढ़ने हैं ताकि याद रहे आपको। सुब्रमण्यम सुंदर जो है उन्हें लक्ष्मी विलास बैंक का 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया है। और जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। आप इसको कनेक्ट करने के बारे में थोड़ा सा सोचें। जो लक्ष्मी विलास बैंक है आप जानते हैं साउथ का इसमें थोड़ा टच है, इस नाम जो है हमें पता लग रहा है कि ये जो साउथ का एक बैंक है। और जो सुब्रमण्यम सुंदर है ये भी एक साउथ का जो नेम है उसी तरह से एक नेम है। और कुछ आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो वैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है। इंडसइंड बैंक लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। तो जो इंडसइंड बैंक है उसने इंडिया का पहला मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी दी है, यानी कि आप मोबाइल से ही करंट अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक है उसका हेडक्वार्टर है पुणे में और जो इसके MD एंड CEO हैं रमेश सोबती। नेक्स्ट, RBI क्रिएट्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ ₹250 करोड़। तो जो RBI है उसने PIDF यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें बैंकिंग से संबंधित जो टर्म्स हैं उसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। आपको PIDF दे देगा और उसमें से या तो P का मीनिंग पूछा जाएगा या I का या D का या F का। तो फंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और यह जो फंड रखा गया है वह रखा गया है 250 करोड़ का। और जो ये जो फंड है इट विल टारगेट Tier 3 to Tier 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए, और जो Tier 3 और Tier 6 ये सिटीज को, ये Tier 3 और Tier 6 है, ये कैटेगरी है जिसमें कुछ स्टेट्स को रखा जाता है जिसमें ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ही हैं, उनके लिए यह फंड रखा गया है। HDFC बैंक लॉन्चेस समर ट्रीट्स टू मीट पास्ट लॉकडाउन नीड्स ऑफ कस्टमर्स। तो जो HDFC बैंक है उसने समर ट्रीट्स, आपको ये नाम से याद रखना है, समर ट्रीट्स जो किसने लॉन्च किया है, HDFC ने। तो जो लॉकडाउन के कारण जितने भी लोग अभी घर में फंसे हुए थे तो उनको जितनी भी एक्सेसरीज हैं जरूरी है उनकी ज़रूरत थी, तो इसलिए HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स लॉन्च किया है जिससे वो घर बैठे ये एक्सेसरीज मंगा सकते हैं
और इसमें बैंक द्वारा कुछ सहायता भी दी जाएगी, जैसे कि ओवरड्राफ्ट लिमिट या फिर क्रेडिट कार्ड पर कुछ छूट ये दी जाएगी। तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया समर ट्रीज, मेनली यही पूछा जाएगा। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडिया इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.2% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 3.1% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने 2021 के लिए 3.2% GDP का अनुमान लगाया है और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 3.1%। ये आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा ताकि ये आपको याद रहे। वर्ल्ड बैंक ने 3.2% रखा है 21 के लिए और 3.1% रखा है 22 के लिए। फिच रेटिंग्स प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 9.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जो फिच रेटिंग्स है यही इकलौती रेटिंग कंपनी है जिसने इंडिया की जो इकोनॉमी है GDP है वो इतना ज़्यादा रखा है, यानी कि 9.5%, लगभग ये 2 GDP के बराबर है, यानी कि 10 के लगभग बराबर हो गया। ये चर्चा में भी रहा था कुछ दिन पहले, इस पर कुछ विवाद भी हुए थे, क्योंकि सभी जितनी भी रेटिंग कंपनियां हैं वो कोई भी रेटिंग कंपनी 5 से ऊपर GDP नहीं बता रही है, लेकिन जो फिच रेटिंग्स है उसने 9.5% तक रखा था, इसलिए ये विवादों में भी रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, M-Pay पार्टनर्स मास्टर कार्ड टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस ATM विदड्रॉल्स इन इंडिया। तो जो M-Pay है, M-Pay पेमेंट सिस्टम इंडिया है, उसने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, किसके लिए? ATM विदड्रॉल्स के लिए इंडिया में। और ये किया गया है जो क्रेडिट ATM पावर्ड क्या कार्डलेस ATM पावर्ड मास्टर कार्ड, और जो ये विदड्रॉ है वह कार्डलेस किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही ICICI बैंक जो है उसने भी कार्डलेस ATM विदड्रॉल की सुविधा दी थी, लेकिन यह हुआ था लॉकडाउन से पहले। लेकिन अब M-Pay ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है कार्डलेस ATM पावर विदड्रॉल्स के लिए। और जो ये मास्टर कार्ड है उसके जो CEO हैं वह हैं अजय पाल सिंह बंगा, और इसका हेडक्वार्टर है हैरिसन न्यूयॉर्क में। एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो मास्टर कार्ड है यह एक इंटरनेशनल कंपनी बोल सकते हैं आप इसको। इसके जो CEO हैं वह एक भारतीय हैं, अजय पाल सिंह बंगा। यह क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है 2019 के अंदर, क्योंकि यह 2019 में भी बहुत चर्चा में रहा था मास्टर कार्ड। RBI बास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ। तो जो RBI है उसने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है उसे 6 महीने के लिए लोन देने या फिर कोई राशि एक्सेप्ट करने, कोई डिपॉजिट करने से मना कर दिया है। और यह किया गया है फाइनेंशियल जो उथल पुथल के कारण। ये जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए यह किया गया है। और जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है उसका हेडक्वार्टर है कानपुर, महाराष्ट्र में। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI constitute internal working group to review ownership corporate structure of Indian private sector banks. PK Monty will be the head of that group. तो RBI है उसने एक ग्रुप बनाया है जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर है उसकी ओनरशिप के रिव्यू के लिए एक ग्रुप बनाया है, और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वह रहेंगे PK मोंटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक जो कमेटी जितनी भी बनाई जाती है RBI द्वारा उससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन हर बैंकिंग एग्जाम में जरूर आता है, और फिलहाल यही सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं जो कमेटी बनाई गई है। तो PK मोंटी इसके हेड होंगे। यह किस लिए बनाई गई है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ओनरशिप के रिव्यू के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक इंट्रोड्यूसेस इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर्स। तो ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश, आपको ये नाम रखना है, इस नाम से ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो जो ICICI बैंक है उसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश, आप याद रख सकते हैं इसको। ICICI में I आ रहा है शुरू में, और जो इंस्टा फ्लेक्सी कैश है उसमें भी I आ रहा है। फैसिलिटी फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर्स, दिस इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यह एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जिसमें कुछ राशि ओवरड्राफ्ट की जा सकती है ICICI बैंक के अकाउंट होल्डर्स के द्वारा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs। तो जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है उसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट MSMEs के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके लिए लॉन्च किया है, ताकि जो उनकी जो सैलरी है वह सुनिश्चित की जा सके। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ये सुविधा दी है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। आप ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ये टर्म्स के साथ ही याद रखे जाते हैं, और जो एग्जाम है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछा जाएगा कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट किसने लॉन्च किया है। तो ये किया एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, किस लिए किया है? MSMEs के लिए। नेक्स्ट, ADB फोरकास्ट इंडिया GDP एट -4% फॉर फाइनेंशियल 21 एंड 5% फॉर फाइनेंशियल 22। तो जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भारत की जो GDP है वह माइनस में दी है -4% 2021 के लिए, और 5% दी है 2022 के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो फोरकास्ट है वो साल में कई बार बदलती हैं। जितने भी क्वार्टर हैं जैसे उन चारों क्वार्टर में भी जो ये फोरकास्ट है वो बदलती रहती है। 2022 तक के लिए, 2-3 साल बाद तक के लिए भी बदलती रहती है। तो इसको आप कोशिश करें कि जब आपका एग्जाम है उस महीने जो आपको फोरकास्ट दी गई है उसको याद रखने की कोशिश करें।
और अभी जानते हैं आप जो बैंकिंग एग्ज़ाम है उसकी संभावना है अगस्त सितंबर इन महीनों में होने की, जो भी मेंस एग्जाम है जैसे कि SBI RBI। तो आप ये आंकड़े याद रख सकते हैं। तो जो ADB है उसने -4% दिया है 21 के लिए और 5% दिया है 22 के लिए। और ADB जो है उसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, और इसके कुल 8 सदस्य हैं। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NIPDF। तो जो अभी तक कुछ महीने पहले तक जो हमारे देश के RBI बैंक जो है उसके जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्हें अब NIPFP का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। NIPFP है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इस जो फुल फॉर्म है NIPFP को, इसको आप 2-3 बार पढ़ें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसका अध्यक्ष बना दिया गया है फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल को, और इस समय हमारे RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट यस बैंक चलिए एक अब हमारा नेक्स्ट देते हैं। IMF predicts India's GDP rate for financial year 21 to contract by -4.5% and 6.0% for 22। तो जो 2021 के लिए है IMF उसने प्रेडिक्ट की है GDP -4.5%। मैंने आपको बताया था पहले -4.5%। जो IMF है उसने हमारी जो इंडिया की 21 के लिए GDP है उसको सबसे कम रखा है -4.5% पर, और 6% रखा है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। तो आप जानते हैं इनमें डिफरेंस काफ़ी हो गया, लगभग 10.5 का डिफरेंस हो गया, जो कि इतना संभव नहीं होता है, लेकिन चलिए वो देखते हैं। फिलहाल तो यही है। इंडिया रेटिंग्स प्रोजेक्ट इंडिया GDP। तो और जो IMF है उसके जो प्रेसिडेंट है इसमें वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में। इंडिया रेटिंग प्रोजेक्ट इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.3% इन FY21। देखिए इंडिया रेटिंग्स है, क्योंकि जो ये इंडिया रेटिंग्स है और ये इंडिया की ही GDP के बारे में अनुमान लगाती है, तो क्योंकि ये इंडिया की है तो जो ये इतनी खराब रेटिंग नहीं दे सकती अपने ही देश को। तो इसने 21 के लिए माइनस में नहीं बल्कि 5 से भी ऊपर रखी है। जो GDP प्रेडिक्शन है 5.3% फाइनेंशियल 21 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने प्रेडिक्शन किया है। इंडियाज रैंक 77th इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क विद स्विस बैंक UK टॉप्स। तो जो इंडिया है वह 77वें स्थान पर रहा है स्विस बैंक में जो धन है उसके हिसाब से, और UK जो है यूनाइटेड किंगडम जो है वह सबसे ऊपर रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं 2014 से पहले ये बहुत चर्चा रही थी कि जो स्विस बैंक है उसमें हमारा इतना पैसा है, इतना 20 लाख करोड़ है, कोई कहता है 200 लाख करोड़ है। तो वही राशि की बात यहाँ हो रही है। जो स्विस बैंक है उसमें जो राशि है उस राशि के मामले में भारत 77वें स्थान पर है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये 74th स्थान पे था तब ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया था कि ये बात है 2019 की। तो 2019 में जो है भारत रहा था 74वें स्थान पर जो स्विस बैंक में है राशि उसके मामले में। अब है 77वें स्थान पर और UK है टॉपर। येस बैंक लॉन्चेस मोबाइल पेमेंट ऐप युवा पे इन कोलैबोरेशन विद UDMA टेक्नोलॉजीज। तो जो येस बैंक है उसने युवा पे नाम से एक मोबाइल पेमेंट ऐप शुरू किया है। आप इसको याद रखें, येस बैंक में पहले वाई है और युवा पे में भी पहले वाई है, और यह कोलैबोरेशन किया गया है UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ। The app will enable the customers to pay their utility bills, make insurance renewals, फास्टैग रिचार्ज, EMI पेमेंट्स etc। तो जो ये युवा पे है उसके द्वारा कोई भी कस्टमर जो है वह कोई भी अपनी जो भी रोजमर्रा की जो बिल्स रहते हैं वो भर सकता है, जैसे कि फास्टैग, इंश्योरेंस रिन्यूअल्स। तो येस बैंक ने युवा पे मोबाइल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है। फोन पे पार्टनर्स विद ICICI बैंक ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। तो जो फोन पे है उसने ICICI बैंक के साथ पार्टनर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कोलैबोरेशन वाले हैं, खास करके जो बड़े बैंक्स हैं। तो जो फोन पे है उसने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है UPI मल्टी बैंक मॉडल। इससे क्या होगा कि जो कोई कस्टमर है ICICI बैंक का वो कई UPI ID बना सकता है और उसे यूज कर सकता है, और ये UPI ID बनाई जा सकती है ICICI और येस बैंक के अकाउंट से। तो जो फ्लिपकार्ट होना यानी कि जो फोन पे है उससे फ्लिपकार्ट ने कुछ ही दिन पहले खरीद लिया था। अब ये फ्लिपकार्ट ये एक साझेदार कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट ऑन फोन पे विल इनेबल इस कस्टमर्स टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल UPI IDs ICICI एंड येस बैंक हैंडल्स। तो जो SBI और येस बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो कई तरह की कई UPI ID बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके लिए फोन पे ने कोलैबोरेशन किया ICICI बैंक के साथ। CDB sets up स्वावलंबन crisis responsive fund to facilitate free onboarding of MSMEs on Threads platform। तो जो सिडबी है
सिडबी का जो मुख्यालय है लखनऊ और जो इसके अध्यक्ष हैं वह हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो सिडबी ने एक स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड जारी किया है, किस लिए? ऑन बोर्डिंग ऑफ एमएसएमईज ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो ये मेनली एमएसएमईज के लिए किया गया है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की ऑन बोर्डिंग के लिए। तो आपको इतना याद रखना है, जो स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड है वो किसने किया है? सिडबी ने। इंपोर्टेंट लोन्स बोरोविंग्स, तो अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट जो भी लोन भारत द्वारा दिए गए हैं या भारत द्वारा लिए गए हैं या किसी स्टेट द्वारा लिए गए हैं उनके बारे में। नबार्ड ने 270 करोड़ रुपए असम ग्रामीण बैंक को दिए हैं, किस लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो जो नबार्ड है, नबार्ड आप जानते हैं जितने भी ग्रामीण बैंक रहते हैं ज्यादातर उनको ही लोन देते हैं। तो नबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए की सहायता दी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सुचारू रखने के लिए। AIIB 750 करोड़ टू इंडिया फॉर कोविड रेस्पॉन्स। तो जो AIIB जो बीजिंग स्थित जो संस्था है उसने 750 करोड़ रुपए इंडिया के लिए सैंक्शन किए हैं, किस लिए? कोविड-19 रेस्पॉन्स के लिए। AIIB ने $750 मिलियन, ये है मिलियन डॉलर। फ्रांस 200 मिलियन यूरोस टू इंडिया फॉर कोविड रेस्पॉन्स। जो फ्रांस है उसने 200 मिलियन यूरोस दिए हैं इंडिया को कोविड रेस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट, इंडिया ने UN फंड जो होता है उसमें दिए हैं $10 मिलियन फैलिस्तीन के जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए। आप जानते हैं कि जो फैलिस्तीन के जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए समय समय पर कई देश और UN और कई इंटरनेशनल संस्थाएं जो हैं सहायता देती रहती हैं। तो इसमें इंडिया ने भी $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है पैलेस्टीनी रेफ्यूजीज के लिए, और यह फंड दिया गया है UN को, और यह दिया जाएगा अगले 2 साल तक UN को $10 मिलियन दिया जाएगा। आप जानते हैं पिछले साल भारत ने पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के लिए दिए थे $30 मिलियन और इस साल ये दिया है $10 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं $500 मिलियन भारत को, किसी लिए? एजुकेशन सिस्टम के लिए, और ये दिए गए हैं 6 इंडियन स्टेट्स के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक ने उसने $500 मिलियन दिए हैं भारत के 6 स्टेट्स के लिए एजुकेशन में एडवांसमेंट लाने के लिए। अब चलते हैं अगला। तो जो MSMEs की जो डेफिनेशन है, अभी तक क्या था? कुछ अमाउंट निर्धारित की गई थी कि अगर इतनी अमाउंट है तो इसको माइक्रो यूनिट बोला जाएगा, इतनी कुछ अमाउंट है इससे स्मॉल बोला जाएगा, और इतनी अमाउंट है उससे मीडियम। तो अब ये जो अमाउंट है उसको चेंज कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो माइक्रो है, अभी तक क्या था? 25 लाख तक अगर किसी कैपिटल है किसी स्टार्टअप की या किसी भी कंपनी की, तो उसे बोला जाता था माइक्रो यूनिट। अब वह बढ़ाकर कर दी गई है 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ अगर किसी कंपनी की लागत है तो उसे बोला जाएगा माइक्रो यूनिट। और जो स्मॉल है उसकी अभी तक लिमिट थी 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ तक अगर किसी की अमाउंट है तो उसे बोला जाएगा स्मॉल। अब इसे कर दिया गया 10 करोड़, और मीडियम की 10 करोड़ थी उसे कर दिया है 50 करोड़, यानी कि जो सभी अमाउंट है उनको बढ़ा दिया गया है। अब आपको कैसे याद रखना है? क्योंकि देखिए अभी तक 25 लाख था, 25 लाख को आपको करोड़ तक लेके जाना है, लेकिन सबसे पहले जो करोड़ आ जाए, जैसे कि 25 लाख के बाद सीधा 1 करोड़ आता है अगर करोड़ के हिसाब से, तो 25 लाख को कर दिया 1 करोड़। अब 5 करोड़ था, 5 करोड़ तो पहले से करोड़ है, अब इसको जितना हो सके या तो डबल करना है इसको या फिर कुछ गुना करना है। 5 करोड़ है आप जानते हैं, तो 5 करोड़ को के पास सबसे है 10 करोड़, यानी कि जिसमें 0 हो या 5 से कटे तो 5 करोड़ का हो गया 10 करोड़। अब जो 10 करोड़ था उसको 5 गुना कर दिया है 50 करोड़। और साथ में टर्नओवर की भी बात आती है यहाँ पर। तो जो पहले टर्नओवर था माइक्रो यूनिट्स के लिए वह था 10 लाख रुपए, यानी कि 25 लाख कैपिटल और 10 लाख टर्नओवर। अब उस टर्नओवर को 5 करोड़ कर दिया गया। अब इसमें फर्क देखें, पहले 25 लाख की कैपिटल अब 1 करोड़ कर दी गई है, और टर्नओवर जो है वह पहले था 10 लाख, 25 लाख पे 10 लाख टर्नओवर। अब पहले जो टर्नओवर था वह कैपिटल से कम था, यानी कि 25 लाख पे 10 लाख टर्नओवर। अब कैपिटल कर दी गई है 1 करोड़ और टर्नओवर बढ़ा दिया गया है 1 करोड़ पे 5 करोड़, यानी कि पहले जो 10 लाख था उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। अब जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनके लिए पहले था टर्नओवर 2 करोड़, अब उसको कर दिया गया है 50 करोड़। कहने का मतलब ये है कि जो इनकम है वो सभी की बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको माइक्रो या मीडियम की बजाय माइक्रो या स्मॉल की बजाय मीडियम कर दें अगर किसी की बढ़ रही है। माना कि इनकम बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से जो पैसे की कीमत है वो भी कम हो रही है, इसीलिए जो टर्नओवर है उसे बढ़ा दिया गया। तो जो स्मॉल था उसके लिए टर्नओवर कर दिया गया 50 करोड़, और जो मीडियम था उसके लिए टर्नओवर कर दिया गया 250 करोड़।
आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजनिंग ऑफ ₹20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेट टू प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट टू द स्टेट एमएसएमईज। तो जो सबऑर्डिनेट डेट है उसके रूम में इक्विटी सपोर्ट टू द स्टेट एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। जो स्टेट एमएसएमईज हैं उन्हें प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट के लिए 20,000 करोड़ का फंड रखा गया है, और साथ में इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ 50,000 करोड़ ऑफ फॉर एमएसएमईज थ्रू फंड ऑफ फंड्स। देखिए, अब इसमें आपको इतना लॉजिकली समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि फंड्स ऑफ फंड्स को अगर देखा जाए उसके लिए रखा गया है, ये दोनों एमएसएमईज के लिए है, लेकिन इसको रखा गया है 50,000 करोड़। और अगर हम देखें प्रोवाइडेड इक्विटी सपोर्ट उसके लिए रखा है 20,000 करोड़। तो जो 20,000 करोड़ है वो 2 लाख लोगों को जो स्टेट एमएसएमईज हैं उनको सहायता प्रदान करेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये हो गए हमारे जून के जितने भी बैंकिंग अफेयर्स थे।